नमस्कार, केबीसी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुखबीर कौर। हरियाणा के चुनावी महासमर में हम आपको लगातार रूबरू करवा रहे हैं हरियाणा के चुनाव की राजनीतिक महान हस्तियों से। तो इसी दौर में आज हमारे साथ मौजूद हैं भारत के एक बड़े उद्योगपति एनआरआई और समस्त भारतीय पार्टी के अध्यक्ष श्री सुदेश अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद आपका सुखबीर जी। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी, मुझे भी सुनकर अचंभा हुआ था, आप इतने बड़े उद्योगपति हैं, एनआरआई हैं, कई आपके बिजनेस चलते हैं, फिर भी राजनीति में इंटरेस्ट क्यों? देखिए कि राजनीति में इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि राजनीति से देश चलता है, राजनीति से प्रदेश चलता है और राजनीति से सभी व्यवस्थाएं बनती हैं। राजनीति से हमारा गौरव, हर भारतीय का जो गौरव है वो भारत के गौरव के साथ जुड़ा हुआ है। और मैं एनआरआई होते हुए भी हम इस चीज़ को ज़्यादा फील करते हैं कि हमारे देश की व्यवस्था क्या है। आज हमारा देश कहीं ना कहीं राजनीति की वजह से, दूषित राजनीति की वजह से ये जैसे चलना चाहिए वैसा नहीं चल पा रहा है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, स्वार्थीपन है, यहाँ पर अपराधीकरण है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी नैतिकता और चरित्र के अंदर जो गिरावट आई है और उसके साथ साथ अच्छे लोगों ने राजनीति के ऊपर, राजनीति के अंदर आना छोड़ दिया। आज राजनीति के ऊपर उन लोगों का कब्जा है जो स्वार्थी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं। और हमने सोचा कि हम अपना योगदान जितना दे सकते हैं उस देने के लिए राजनीति के अंदर हमने कदम बढ़ाए। जी बिल्कुल, लेकिन साफ सुथरी राजनीति की बात आपने यहाँ पर करी। साफ सुथरी राजनीति की बात अन्ना हजारे और केजरीवाल भी करते हैं, लेकिन उन पार्टियों का क्या हुआ? लोकसभा चुनाव के बाद वो पार्टियां बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गई हैं। और जैसे कि अब कहने में आता है कि मोदी की लहर है देश में, जैसे कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और हरियाणा में भी अगर देखा जाए जैसे समीकरण चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद क्या है? देखिए कि यहाँ पे क्षेत्रीय पार्टियाँ या नेशनल पर राष्ट्रीय पार्टी की बात नहीं है जी। यहाँ पर बात यह है कि सही क्या है और गलत क्या है। और अगर क्षेत्रीय पार्टियाँ गलत हैं तो वो गलत हैं, अगर राष्ट्रीय पार्टी गलत है तो वो भी गलत है। तो इसलिए यहाँ पे क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी की को हमें देखना कि भी आज क्षेत्रीय पार्टी का कोई वजूद नहीं है, शायद मैं इसे ज़्यादा सही नहीं मानता हूँ। और जो आपने बात कही कि अन्ना हजारे कभी भी पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था। वो जितने भी आंदोलन होते हैं वो किसी एक विषय को लेकर आंदोलन चल पड़ता है और वहाँ से पार्टी निकली। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बनी और उन्होंने कहा कि भाई हम ये लोग तो हमारी बात मानते नहीं हैं, हम राजनीति में जाकर खुद काम करेंगे। बड़ी अच्छी बात है और शायद पूरे देश ने उसको सराहा भी। और हुआ क्या है, शायद वो अपने ही बोझ के तले दब कर रह गए, क्योंकि एक अच्छा आंदोलनकारी कभी भी अच्छा शासक नहीं बन सकता। और शायद अरविंद जी की यही समस्या रही, वो शासक मतलब कि सत्ता में बैठने के बावजूद भी मानसिकता उनकी आंदोलनकारी की रही और इसकी वजह से वो शासन जो है नहीं चला पाए और सरकार छोड़ दी। और सरकार छोड़ने के बाद शायद उनको पछतावा भी हो रहा है कि हमने सरकार क्यों छोड़ दी। तो ये जो प्रबंधन करना और सरकार चलाना, शासन चलाना और आंदोलन करना, ये दो अलग चीज़ें हैं। समस्त भारतीय पार्टी एक योग्यता रखती है, एक प्रबंधन विशेषज्ञता रखती है कि हमें कैसे हम सरकार को चला सकते हैं, उसकी योग्यता रखती है। नीयत बिल्कुल साफ है। लेकिन आपने कहा कि प्रबंधन और शासन अलग अलग चीजें होती हैं, इसमें मनी बैकअप का कितना अहम योगदान आप मानते हैं? क्योंकि केजरीवाल की जो पार्टी थी वो चंदे पर चलती थी, उनको चंदा आता था और बाकी भी और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या नेशनल पार्टीज हैं उनको मनी बैकअप आता है। तो आपको क्या लगता है कि मनी बैकअप की वजह से पार्टी स्ट्रांग होती है या फिर जन समर्थन की वजह से? देखिए कि मनी बैकअप तो आपको चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं चाहिए कि जिससे कि आप बगैर मनी के या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनी के आप काम नहीं कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जन समर्थन की, आपकी विचार के साथ कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको इतना पैसा ज़रूर चाहिए कि आपने कोई होर्डिंग लगानी है, आपने गाड़ी में डीजल डलवाना है, तो उसके लिए तो पैसा आपको चाहिएगा ही चाहिएगा, उतना पैसा आपको ज़रूर चाहिए। लेकिन अगर आपको शराब पिलाने के लिए या वोट खरीदने के लिए या इस किस्म की गतिविधियों के लिए पैसा चाहिए तो ऐसी पार्टियां जो हैं
वो भ्रष्टाचार करेंगी। तो लेकिन नई पार्टी के लिए ये हमेशा बहुत बड़ी चुनौती होती है कि वो वित्तीय प्रबंधन अपना जो कैसे उसको कंट्रोल करे, क्योंकि एक लंबा रास्ता है, लंबा पीरियड है जिसमें कि आपको सस्टेन करना पड़ता है और उसके लिए चंदा आता नहीं है, मेंबरशिप आती नहीं है। तो यहाँ पे ये चुनौती बहुत बड़ी बनती है। लेकिन अगर आप एक पार्टी को किफ़ायती रूप से चला रहे हैं, आप इसको सस्टेन कर सकते हैं। जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी चर्चाएं गर्म है कि शायद आप अंबाला से हरियाणा के विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं से माफ कीजिएगा, अपने विनोद शर्मा जी जिन्होंने नई जनचेतना पार्टी बनाई है, वो भी अंबाला से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको क्या ये एक कड़ी चुनौती लगती है अगर आप अंबाला से चुनाव लड़ेंगे? तो एक चुनाव तो हमारे लिए कोई कड़ी चुनौती है ही नहीं है। जब हम पार्टी बनाकर इतनी इतनी बड़ी पार्टियों को झेल रहे हैं, उनको चुनौती दे रहे हैं, कांग्रेस जैसी पार्टी, भाजपा जैसी पार्टी जो कि 125 साल पुरानी, कोई 70 साल पुरानी, कोई 40 साल पुरानी, हम उनको चुनौती दे रहे हैं। तो एक चुनाव को तो हम चुनौती मानते ही नहीं है। चुनाव लड़ेंगे तो मेरे कहने का मतलब ये कि अंबाला जो है वो गढ़ माना जाता है विनोद शर्मा का, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, आप कॉन्फिडेंट हैं? इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता था, आज बीजेपी ने उसे हिला दिया। तो यहाँ पे शीला दीक्षित जी थी, उन्होंने, अरविंद केजरीवाल जी ने उनको हिला दिया। तो यहाँ पे जब राजनीतिक बदलाव आता है, विचारिक बदलाव आता है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा अभी अम्बाला शहर से या कहीं से चुनाव लड़ने का फैसला नहीं हुआ है। तो इसलिए क्योंकि पार्टी के अंदर विचार चल रहा है, क्योंकि मैं संगठन के अंदर काम करना चाहता हूं, पार्टी को मजबूत करके, जहां से जिससे कि हम अपने विचारों को, क्योंकि हमारे पास उतने लोग नहीं हैं जितने की प्रचारक के रूप में जा सकें, क्योंकि ये समस्या होती है, एक चुनौती होती है पार्टी के लिए। तो मुझे जो है ज़्यादा संगठन में काम करना जो है वो जरूरी, हमारी मजबूरी भी है और ज़रूरत भी है। अभी आपने कहा कि बीजेपी ने, जैसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है भारत में, और बीजेपी ने एकदम क्लीन स्वीप दे दी थी लोकसभा चुनाव में। क्या आप बीजेपी को बड़ी चुनौती मान रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मोदी की लहर का प्रभाव अभी भी है जो कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रभाव दिखाएगा अपना? देखिए कि मोदी जी एक लीडर, राष्ट्रीय लीडर के रूप में उभरे और उन्होंने राष्ट्रीय चुनाव लड़ा जी। उन्होंने कोई क्षेत्रीय चुनाव नहीं लड़ा या किसी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा, और उसके अंदर वो सफल हुए। और उसके बाद 18 उपचुनाव जो है विधानसभा के हुए 4 राज्यों के अंदर। उनमें से 18 सीटों में से सिर्फ भाजपा को 6 सीटें आई हैं, क्योंकि वहाँ पे मोदी जी चुनाव नहीं लड़ रहे थे, वहाँ पे भाजपा चुनाव लड़ रही थी। तो इसलिए ये यहाँ पे अंतर आपको नजर आएगा। हरियाणा के अंदर भी यहाँ पे मोदी जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ पे भाजपा चुनाव लड़ रही है। भाजपा का और उनका जो लीडरशिप है, यहाँ पे भाजपा की कोई क्लियर लीडरशिप ही नहीं है। सवाल ये उठता है कि हरियाणा में भाजपा का मोदी कौन? मोदी है ही नहीं कोई भी यहाँ पे। तो कैसे भाजपा अपने आप को ये मान लिया कि भी हमने 7 सीटें जो है हमने लोकसभा की जीत ली है, हमारा हवा खा गई है भाजपा, मुझे ये लगता है। तो इसलिए आप देखिए कि 2009 के अंदर कांग्रेस को 9 सीटें आई थी लोकसभा के अंदर, और विधानसभा तक पहुंचते पहुंचते 40 विधानसभा की सीटें रह गई। इनकी तो 7 ही सीटें हैं, और साथ में भाजपा के अंदर तो आज सारे कांग्रेसी बढ़ गए हैं जो कि स्वार्थी हैं। लेकिन अनिल विज का नाम बार बार सुर्खियों में रहता है कि वो भाजपा की तरफ से सीएम पद के प्रत्याशी हो सकते हैं हरियाणा में। आपने कहा कि कोई चेहरा नहीं है, कोई मोदी नहीं है हरियाणा में, अनिल विज कितना प्रभाव दे रहे हैं? देखिए, अनिल विज को तो मैं मतलब कि एक ज़्यादा बोलने के अलावा उसके ज़्यादा योग्य उसे मैं मानता ही नहीं हूँ। वो उन्होंने तो किसी न किसी बात पे टिप्पणी लेके करनी है और वो टिप्पणी करते रहते हैं, लेकिन उस टिप्पणी के अलावा उनके योग्यता क्या है? मुख्यमंत्री बनने के लिए योग्यता चाहिए, और योग्यता आपके मापदंडों में वो योग्यता क्या होती है जो एक मुख्यमंत्री बनने के लिए चाहिए होती है? देखिए कि उसकी सोच होनी चाहिए, उसका विजन होना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह कि उसका विजन होना चाहिए कि वो स्टेट के लिए करना क्या चाहते हैं। पहली बात, नीयत साफ होनी चाहिए और सोच बिल्कुल साफ होनी चाहिए। उसके साथ साथ पूरे प्रदेश का आपको हाल पता होना चाहिए कि प्रदेश की जनता क्या है। वो तो अम्बाला तक ही रहते हैं, अम्बाला कैंट से बाहर निकलते भी नहीं, उनको पता भी नहीं है कि पूरे प्रदेश के अंदर हो क्या रहा है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो उस रेस के अंदर भी हैं, जो मुख्यमंत्री की रेस जो है, मैं उनको मानता भी नहीं। अगर ऐसा होता है तो ये प्रदेश के लिए दुर्भाग्य होगा। दुर्भाग्य बता रहे हैं अनिल विज का मुख्यमंत्री बनना। चलिए, बिल्कुल बता रहा हूँ। बाहर आते हैं, बात करते हैं। आपने कहा कि आपके पास कार्यकर्ताओं की इतनी फौज नहीं है क्योंकि आपकी एक क्षेत्रीय पार्टी है। नीलम अग्रवाल जी भिवानी से चुनाव लड़ रही है, ये बात डिक्लेयर हो चुकी है। आपका अभी आपने बताया नहीं साफ तौर पर, आपके परिवार से कौन ऐसा चेहरा सामने आ सकता है जो कि वाकई आपको लगे कि जन समर्थन लेके आएगा?
देखिए कि हम परिवारवाद की राजनीति नहीं करते हैं। कोई भी चेहरा जो अगर जिसकी जनसंपर्क है, जो जनता के बीच में रहता है, जनता की समस्याओं को जानता है, कोई भी चेहरा पार्टी के अंदर उभर सकता है। तो इसलिए हमारा जो समस्त भारतीय पार्टी है एक वैचारिक पार्टी है और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर स्वच्छ और कुशल लोगों की सरकार, सिद्धांतवादी लोगों की सरकार जो है, हमने मिशन 2009 में जो है डिक्लेयर किया था कि मिशन 2014 हमारा क्या होगा, कि हम ऐसा करना चाहते हैं और उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। हमने बहुत से कार्य इस जो 6 साल से पार्टी सक्रिय रूप से काम कर रही है, इसके अंदर हमने बदलेगा देश प्रदेश नाम का एक एपिसोड बनाया जिसके अंदर हमने 26 एपिसोड दिए, जिसके अंदर हमने पूरी व्यवस्था का हर इशू के ऊपर हमने अपने विचार रखे कि हम इसका समाधान कैसे करेंगे। हमने 21 जिलों की यात्रा निकाली, हमने नया चुने सही चुने का हमने एक नारा दिया कि भाई ये जो है पुराने नेताओं को नकारिए क्योंकि ये स्वार्थी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं और साथ ही साथ अकुशल भी हैं। आप देखिए कि आप किसी भी चीज़ का विश्लेषण करना है तो आप कोई ना कोई तो मापदंड लगाओगे। मापदंड ये है कि आपके प्रदेश के अंदर कौन सी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। अगर आपकी एक भी व्यवस्था, चाहे वो बिजली है, चाहे पानी है, पीने का पानी है, सड़कें हैं, सिंचाई है, कानून व्यवस्था है, मूलभूत शिक्षा है, कानून व्यवस्था है, स्वास्थ्य केंद्र हैं, आपकी एक व्यवस्था तो 47 साल में सुचारू रूप से चल रही हो, अगर एक भी नहीं चल रही है तो फिर इन सरकारों ने किया क्या है। तो आज ये सबसे बड़ा चुनाव जो चिन्ह है इन नेताओं, इन पार्टियों के ऊपर लगाता हूं मैं। कि ये एक किसी स्पेसिफिक पार्टी के लिए आप कह रहे हैं? नहीं, स्पेसिफिक नहीं, मैं सभी के लिए कह रहा हूं। मैं 47 साल का वक्फा मैंने कहा है, जब से हरियाणा 1966 से बना है। आप लोकदल की सरकार भी आई, यहाँ पे और लोग जनता दल की भी सरकार आई, यहाँ पे और लोगों की भी सरकारें आई, चौटाला जी की आई, फिर कांग्रेस की सरकार रही, ज्यादातर तो कांग्रेस की रही। इन सभी ने किया क्या है? आप अगर सभी ने मिलकर एक व्यवस्था को भी सुचारू रूप से नहीं चला पाए तो फिर इनकी क्षमता के ऊपर संदेह उठता है और प्रदेश को कर्जे के नीचे दबा दिया। आज 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा हरियाणा प्रदेश के ऊपर है, जिसको कि हम ये कहते हैं कि मिलेनियम सिटी, और ये तो रिच स्टेट कही जाती है। तो ऐसे में फिर किया क्या इन सरकारों ने? चलिए, दावे तो सभी सरकारें करती हैं, ये तो चुनाव के बाद साफ हो ही जाता है कि कौन सरकार कितनी कारगर है। चुनाव जीतना और चुनाव हारना एक अलग चीज है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए आप जनता को बहकाते हैं, स्वार्थीपन करते हैं, बरगलाते हैं और ऐसे वादे करते हैं, सपने दिखाते हैं। तो उन सपनों से जनता जो है अब करे क्या, और चॉइसेस नहीं रहती हैं आपके पास, वैकल्पिक राजनीति नहीं होती है। तो चुनाव जीतना एक अलग बात है, विश्लेषण करना एक अलग बात है। यहाँ पे मैं आपको जिन्होंने सत्ता से 47 साल से हरियाणा के ऊपर शासन दिया है, मैं उनका विश्लेषण कर रहा हूँ कि उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को सही रूप से पूरा नहीं किया है। चलिए, एक बार फिर बात करते हैं अंबाला की हॉट सीट की। आपने कहा कि अभी साफ तौर पर ये बात सामने नहीं आई है कि आप अंबाला से चुनाव लड़ेंगे। अंबाला से काफी दावेदार हैं, अंबाला से अनिल विज हैं, विनोद शर्मा जी हैं, जिनका गढ़ माना जाता है अंबाला। तो समस्त भारतीय पार्टी की तरफ से ऐसा कौन कार्यकर्ता जिसको आप विश्वसनीय समझते हैं जो कि अंबाला में आपकी पार्टी का परचम लहराएगा? देखिए कि हम 33 सीटें हम घोषित कर चुके हैं जी, और उसमें अंबाला कैंट और अंबाला सिटी अभी घोषित नहीं की गई हैं और उसका विश्लेषण चल रहा है। कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका मतलब कि समीक्षा चल रही है, क्योंकि हमारी जो समीक्षा की प्रतिक्रिया है वो काफ़ी लंबी रहती है और दृढ़ भी रहती है उस पर, क्योंकि हम छवि को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। ये समीक्षा किस आधार पर आप करते हैं? देखिए कि समीक्षा के अंदर क्या कोई ऐसा नेता है जो कि एक ना नेता नूता नहीं देखते हैं, कार्यकर्ता ही मान लीजिए हम नहीं, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि हमारी समीक्षा का जो आधार है वो ये कि उसकी शिक्षा क्या है, उसका राजनीतिक मनोबल क्या है, वो करना क्या चाहता है, ठीक है, उसकी उस हलके के अंदर छवि क्या है, और मतलब कि ये जो बेसिक पैरामीटर तो यही है कि उसकी छवि क्या है, उसकी शिक्षा क्या है, उसका राजनीतिक मनोबल क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है। और अगर इन तीनों पे पूरा उतरते हैं फिर हम उसकी समीक्षा करके फिर उससे बातचीत करते हैं, फिर उसकी आर्थिक स्थिति भी देखते हैं, मोटिवेशन भी देखते हैं कि भाई क्या वो संघर्ष करने के लिए तैयार है। तो इन चीज़ों को मापदंड लगा के फिर हम उसका फैसला करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, कई बार हमने ऐसा भी किया है कि जो कि जिताऊ कैंडिडेट होने के बावजूद, जिसको कि हम कहते हैं कि भी ये जीतने वाला कैंडिडेट है, हमने उसकी टिकट को रिजेक्ट किया है, क्योंकि हमें ये पता है कि हमें पार्टी में ये जो हमारे उद्देश्य हैं, विचारधारा, उसके साथ वो मैच नहीं करता है। अगर वो जीत भी जाएगा वो बाद में हमें तंग करेगा, तो इसलिए हम ऐसे कैंडिडेट्स को नहीं चाहते हैं। हमें चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं
कि जो कैंडिडेट्स हमारी विचारधारा के साथ सहमत भी हो, जिससे कि वो उसको जनता के लिए काम कर सके। मतलब ऐसे कार्यकर्ता जो आपको लगता है आपकी विचारधारा से सहमत नहीं है, वो आपकी पार्टी में मौजूद हैं? नहीं, पार्टी में मौजूद की बात नहीं मैं कह रहा हूँ कि देखिए पार्टी में मौजूद, देखिए जो पार्टी में सदस्य बन गया वो तो इसका मतलब विचारधारा से ऑफिशियली तो वो उससे सब्सक्राइब करता है, जुड़ गया है। लेकिन हर पार्टी में होते हैं कि जो अंदर भी आवाज उठाते हैं, दल बदलू टाइप के नेता होते हैं, ये तो सभी पार्टियों में होते हैं। आप देखिए कि वहां पे रह के कांग्रेस में 35 साल कांग्रेस में रहने के बाद फिर अलग चले जाते हैं। वीरेंद्र सिंह जी 40 साल के बाद चले गए, तो ये तो चलता है पार्टियों के अंदर। चलिए अम्बाला की बात करते हैं। अम्बाला हो गई, रोहतक हो गई, आपकी पार्टी के कौन कौन से टारगेट क्षेत्र माने जाएं जो कि आप मेन टारगेट लेके उनको चल रहे हैं कि इन्हीं क्षेत्रों में आपको मजबूत दावेदार उतारने ही उतारने? देखिए, समस्त भारतीय पार्टी एक सरकार बनाने की फिराक में है जी। और इसलिए हमारे लिए कोई एक क्षेत्र जो है वो महत्व नहीं रखता है। हमारे लिए पूरा हरियाणा जो है वो महत्व रखता है और उसके बाद फैसला तो जनता ने करना है कि वो किसकी सरकार बनाना चाहती है। हमने तो अपने विचार जो है, हमारी जिम्मेवारी क्या है, हम अपने विचार जनता के सामने रख रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करना चाहते हैं। हमने कहा कि स्वार्थी, भ्रष्टाचारी, अपराधी लोगों को सत्ता से बाहर निकालो, उन लोगों को सत्ता के अंदर बैठाइए जो नीयत सही रखते हैं, जो भ्रष्टाचार मुक्त हैं, जो मनोबल रखते हैं कि हमें जनता की खुशहाली के लिए काम करना है। बाकी फैसला जनता ने करना है। जनता सरकार बनाएगी तो हमें मौका देगी, जिम्मेवारी देगी, बस पूरी सरकार बनाएंगे। नहीं, जितना मौका देगी उतनी बनाएंगे। मतलब 1-2 विधायक, 3-4 विधायक जितने नहीं, हम देखिए, ये आप लोग कहते थे एक, ये तो कोई भी नहीं कह सकते। आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी के इतने विधायक आएंगे? नहीं सर, कोई नहीं कह सकता। तो हम उसको नंबर क्यों देते हैं? नंबर तो हम बाद में देंगे। ठीक। चलिए, मुझे लगता है आप लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को अलग अलग नजरिए से देखते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आईएनएलडी के साथ समस्त भारतीय पार्टी का गठबंधन था। नो, बिल्कुल गठबंधन नहीं था हमारा हमने समर्थन दिया था। 4 मुद्दों के ऊपर उन्होंने हमारे मुद्दे स्वीकारे थे जो राज्य के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे थे और उनका जो संवाद था वो केंद्र सरकार के साथ था। और इसलिए उन्होंने जब 4 मुद्दों को स्वीकारा तब हमने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप ये मुद्दे संसद में उठाइएगा। उन्होंने कहा हम उठाएंगे। उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है, हमने उनका समर्थन किया। जी। तो अब अगर विधानसभा में ऐसे कोई समीकरण बनते हैं तो क्या फिर से पॉसिबिलिटीज है कि आप आईएनएलडी को फिर से समर्थन? देखिए कि हमारी इसमें डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि विधानसभा चुनाव हम लड़ रहे हैं, इसलिए हमारा किसी के साथ गठबंधन का कोई इरादा नहीं है। संभावना ही अपने खत्म कर दी। वो बिल्कुल ही खत्म है, क्योंकि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमारी विचारधारा किसी पार्टी के साथ मिलती ही नहीं है। तो किसके साथ गठबंधन करें? जब विचारधारा ही नहीं मिल रही है तो फिर गठबंधन तो स्वार्थ के लिए होगा और हम स्वार्थ की राजनीति करना नहीं चाहते हैं। हाँ, पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो जो है, मान लीजिए चुनाव के बाद की स्थिति क्या बनती है, क्योंकि अगर तो जनता हमें पूरा बहुमत देती है तो हम पूरी सरकार बनाएंगे। लेकिन अगर हमें कम एमएलए मिलते हैं, जितने भी मिलते हैं, अगर उनसे कोई भी पार्टी सरकार बना सकती है, हम उसके साथ खड़े होंगे, क्योंकि हमें सरकार में बैठना है। चाहे अगर हम मान लीजिए हमारे 10 एमएलए हैं, 10 से कांग्रेस बना सकती है तो हम कांग्रेस के साथ हैं, 10 के साथ इनेलो बना सकती है, हम इनेलो के साथ हैं, भाजपा बना सकती है, हम भाजपा के साथ हैं। मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर आप चाहते हैं कि समस्त भारतीय पार्टी के जितने भी एमएलए हैं वो सत्ता में मौजूद रहे? नहीं, हम सरकार में बैठेंगे और सरकार में बैठ के जनता का जितना उन्होंने हमें दिया, जिम्मेदारी दिया, उतना काम करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि बाहर बैठ के तो हम काम कर नहीं सकते, तो हम सत्ता में बैठेंगे। चलिए जी, आगे भी आपसे जानते रहेंगे अग्रवाल जी, क्या कुछ आपके इरादे हैं, क्या क्या आपकी पार्टी के सिनारियो है और क्या आप अपने मैनिफेस्टो में जनता को वादे करने वाले हैं या तोहफे देने वाले हैं। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए केबीसी न्यूज।